जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलनी दुर्गेश में। हम लोग जीएस की महाभारत सीरीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इस समय भारत का भूगोल चल रहा है, जिसे हम 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ाकर पूरी तरह से ख़त्म करना है। आज हम लोग बीचों बीच आ चुके हैं अपनी सीरीज के, अर्थात आज हम 9वें दिन में भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बड़े गलती होने की जो संभावना होती है, हमारी गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं, जो आप सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, मेरा कारण ये है कि मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। सिलेक्शन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्न की विकल्प की विधिवत व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रश्न का उत्तर बताऊं, मैं आगे चलूं, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं। मैंने इकलौता या एक दो यूट्यूबर ऐसे होंगे जो विधिवत व्याख्या करते हैं। आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है? लोग पसंद करते हैं कि कम समय में उनके ज़्यादा प्रश्न हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब हम सिलेक्शन के लिए लगातार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम कम समय में चाहेंगे प्रश्न को ज़्यादा हल करना, तो एक दिक्कत हमारे और आपके सामने आ सकती है कि हम प्रश्न जो पढ़े वो परीक्षा में नया है, लेकिन व्याख्या जो परीक्षा में जरूर आएगी। चलिए आप बिना देरी के, अब आपके प्रश्न का जवाब आपके सामने है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो एक बड़ा ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई है। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अब जवाब देना भी शुरू कर दे सभी लोग। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अगर मानसून शब्द को देखा जाए, उत्पत्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये अरबी भाषा का मौसम शब्द से हुआ है। किससे? अरबी भाषा, अरबी भाषा से के मौसम शब्द से हुआ है। मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। इस मौसम का अर्थ होता है कि पवनों को दिशा, जो पवनों की दिशा होती है, हवाओं की जो दिशा होती है, वो मौसम के आधार पर पलट जाना या बदल जाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मौसम कहते हैं और अरबी भाषा में है। ठीक है, और मानसून शब्द का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ताओं ने किया था। अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसकी किस विद्वान ने इसका वर्णन सबसे पहले किया था। लेकिन हाँ, ये जानते रहिएगा वह अरबी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? अरबी भूगोलवेत्ता थे। मैं चल रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था, उन सभी के प्रश्न के उत्तर पूरी तरीके से सही थे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग आराम से पढ़िएगा, कितने भी लोग रहेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, सफलता आपके कदमों में जरूर आएगी। विलंब हो सकता है किंतु अनिश्चित नहीं होगा, निश्चित होगी। विलंब ही सही, लेकिन आप अपनी रेस बरकरार रखें। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। मानसून का अध्ययन अरबी भूगोल जो भूगोलवेत्ता थे वो अल मसूदी, क्या नाम था उनका? अल मसूदी। अल मसूदी ये ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया। कौन थे? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? अरब विद्वान। और कौन थे? अल मसूदी। तो अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा? दूसरा इसका राइट आंसर होगा, माने विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बिना देरी के हमें आपको प्रश्न का जवाब देते रहना चाहिए और आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। तो जो भी साथी जुड़े, सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लें, और सबसे पहला काम अपने ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक पे पोस्ट कर दें, अपने यूट्यूब के स्टेटस पे लगा दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? यहां से ध्यान देखिएगा, भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता? एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में। अब इसको आराम से पढ़ाना मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप कहें कि सर इसकी विस्तृत व्याख्या भी करना है तो कैसे हो पाएगा? कुछ लोग कहेंगे सर शॉर्ट में पढ़ा दीजिए, सर इसको जल्दी से खत्म कर दीजिए। ऐसे भी खत्म किया जा सकता है, किंतु जब तक इसकी व्याख्या ना हो तब तक पढ़ने और पढ़ाने का कोई वैल्यूबल नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा कि आज आपकी संख्या काफ़ी कम है। तो देखिए, जो एल नीनो होती है, एल नीनो, ला नीनो, जब ये आता है तो भारतीय मानसून को ये प्रभावित करती है, माने भारत में सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? एल नीनो जब आता है तो उससे क्या होता है? सूखा पड़ता है, सूखे की स्थिति होती है। और जेट स्ट्रीम की धारा जो है ये भी भारतीय मानसून पर होती है। जेट स्ट्रीम की जो धारा है इसकी वास्तविक उत्पत्ति का जो कारण है वो तिब्बत का पठार है। ये वास्तविक उत्पत्ति का जो कारण है तिब्बत का पठार है। अभी आगे पढ़ेंगे सर तिब्बत का पठार कैसे हो गया और जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम जो है ये क्षोभ सीमा में चलती है। कहाँ चलती है? ये क्षोभ सीमा में चलती है। लेकिन सर ये क्षोभ सीमा क्या होती है? आइए हम आपको बताएं क्षोभ सीमा क्या होती है। जैसे ये ऊपर हो गया समताप मंडल, समताप मंडल, और नीचे हो गया क्षोभ मंडल। ये कहीं आपस में मिलते होंगे, पता चला रेखा यहाँ से ये लोग मिलते हैं, तो जहाँ पे ये आपस में मिलते हैं उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम क्षोभ सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। माने जहाँ पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल की आपस में आकर मिलन होता है, उस मिलन रेखा को, उस मिलन बिंदु जिसकी मोटाई 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक होती है, उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। वहाँ पे जेट स्ट्रीम की हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक धारा है। ये क्या है? ये धारा है। और ये धारा कहाँ बहती है आपको पता है? ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये अटलांटिक महासागर में, अर्थात ये गल्फ की धारा शुरू होती है अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे से, और ये जाती है इंग्लैंड तक। और ये गर्म धारा है। ये क्या है? गर्म धारा है, करंट है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही होगा, अर्थात गल्फ स्ट्रीम होगा। ठीक है, ये गल्फ की खाड़ी से निकलती है, इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो में पहले लाइव जुड़े हैं, पहला काम इस वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें। और जब आप शेयर करते हैं तो सभी तक ये पहुँच जाता है वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दें जितना ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की, कि आज ये अध्याय मुझे हर हाल में खत्म करनी है। भारत की जलवायु कैसी है? अगर हम भारत की जलवायु पे चर्चा करेंगे, सर भारत की जलवायु कैसी है, तो एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में कि भारत की जलवायु कैसी है। तो जलवायु कैसी है आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएं। मैंने इसके बारे में अभी आपको व्याख्या करके बता भी दिया। देखिए, अगर हम भारत को जलवायु के लिए थोड़ा सा भारत का मैप बनाना पड़ेगा और मुझे आपको इसको समझाना पड़ेगा कि कैसी जलवायु है ना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता, उसे लगातार मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप लोग तपस्या करते हैं उसी तरह तपस्या ही होता है एक तरह से। ठीक है, मानो ये भारत है। अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ पे भूमध्य सागर नहीं है आसपास, तो भूमध्य सागरी नहीं होगी। और अगर भारत देखा जाए तो भारत यहाँ पे 0 डिग्री है, और भारत शुरू होता है यहाँ से 8 डिग्री से। तो 8 डिग्री शुरू होता है तो ये भूमध्य रेखीय भी नहीं हुआ। अब महाद्वीपी, तो भारत महाद्वीप नहीं, इसे उपमहाद्वीपी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि भारत का जो इसका प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा मानसूनी। माने जो भारत की जलवायु मानसूनी है। और मैंने पहले व्याख्या में बता दिया कि जो मानसून शब्द का प्रथम प्रयोग अरब के भूगोलवेत्ता मसूदी द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उनके द्वारा कहा गया कि जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। अब इसके बारे में लोग और पढ़ेंगे कि मानसूनी जलवायु तो कैसी है, यहाँ पे शीत ऋतु कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, वर्षा ऋतु कैसी होती है, ITCZ क्या है। लेकिन आप लोग संख्या नहीं बढ़ रही, इसलिए मैं विस्तृत बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। ITCZ क्या है, जैसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इसके बारे में क्या है, हवाएं कब किधर घूम जाती हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ाने हैं। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक बार आपको जलवायु, मौसम, वर्षा, हवा अगर पढ़ा दूं तो पूरे जीवन में आपको नहीं भूलेगा। ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन आप लोग अगर वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मुझे पढ़ाने में और खुशी होगी और पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या होगा कि भारत की जलवायु मानसूनी, ये परीक्षा में कई बार पूछा है, इसे एकदम रट लीजिए। मैंने अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी, तो रट लीजिए। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रश्न पूछने के लिए मैं 2 मिनट का समय दूंगा, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी टॉपिक के बाद मैं किसी टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, सिवाय मानसून के, भारत की जलवायु के अलावा मैं किसी भी टॉपिक पर आपका कमेंट रिप्लाई करूंगा। कब? वीडियो खत्म होने के लास्ट में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अभी जो जुड़े हैं वो केवल पढ़ने के लिए जुड़े हैं। बाद में जो जुड़ेंगे वो हमारे
भाषण को सुनने के लिए। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आप बताइए कि किसका नहीं पड़ता। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोग फटाफट जवाब देते रहें प्रश्न का, किस विकल्प को ताला लगाया जाए। और आप कि भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल के टॉपिक आप लोग चिन्हित कर लीजिए, कल के टॉपिक क्या पढ़ना है आपको। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, अगर भारत की जलवायु मानसूनी ये तो होता है, भारत की महासागरीय धाराएं करती कभी, मैंने अभी जस्ट पहले हमने किसकी बात की थी? एल नीनो की। किसकी बात की थी? एल नीनो की बात की थी। एल नीनो एक तरह से धारा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली और पेरू के तट पर होती है, इसलिए ये भी सही है। हिंद महासागर का अस्तित्व, इसका भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि ITCZ जो है, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है, ITCZ जो है, इसकी वजह से भी होता है। लेकिन भूमध्य रेखा का सानिध्य भारत के मानसून पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा है। इसलिए आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था, उन सभी का जवाब एकदम राइट और सही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और आप सभी का फीडबैक मुझे मिला था और फीडबैक मुझे आप लोगों का काफ़ी पसंद आया, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपकी व्याख्या करके पूरा बताता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जानते रहिएगा, एल लीनो, ला लीनो, एल लीनो की बहन का नाम है ला लीनो। ये सारे ऐसे टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो इतना मजा आ जाएगा। लेकिन यही है कि आपकी जब संख्या कम रहेगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपकी संख्या और कम होने लगती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? देखिए, भारत में देखा जाए तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है? इधर से वर्षा जब होती है, फिर इधर से वर्षा के लिए, फिर इधर से भी वर्षा होती है, तो लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा स्थान है जो सूखा है? मुझे अब ये देखना है कौन इसका सही जवाब बताता है कि भारत में कौन सा स्थान सूखा है। मैंने इसको पढ़ाया है, अगर मेरी पिछली वीडियो लेक्चर आपने पढ़ी होगी तो आप इसका उत्तर बता लेंगे। और आशीष जी ने उत्तर बताया है, और सबसे पहले रत्नेश बघेल जी ने इसका उत्तर बताया है। रत्नेश जी से पहले किसने बताया था? अच्छा, प्रियंका जी ने बता दिया था। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, 1 जून को भारत में सबसे पहले वर्षा होती है। भारत की सबसे पहले वर्षा हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले वर्षा होती है कहाँ पे? केरल के तट पर। केरल के तट पर, माने ये देख रहे हैं, इस राज्य में, जो ये राज्य आपको दिख रहा है, इस राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है कब? 1 जून को। और 22 जुलाई आते आते संपूर्ण भारत में कुछ स्थान को छोड़कर, तो वह स्थान कौन सा है? बंगलुरु में भी हो जाती है, दिल्ली में भी हो जाती है, मुंबई में हो जाती है, कुछ स्थान को छोड़कर संपूर्ण भारत में, तो उसका नाम है लेह लद्दाख। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा। माने यहां पे क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, यहां पर आपको मैप में दिख रहा होगा, इस क्षेत्र पर वर्षा नहीं होती। अच्छा, वर्षा न होने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण, जैसे यहाँ पे पर्वतें हैं तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जब इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं, तो मान लीजिए ये आपका लेह है, तो जब इधर से वर्षा होगी तो इस पर्वत पे आएगा, इधर से वर्षा होगी तो इस पर्वत पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृष्टि, मैंने पढ़ाया है, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पे शीत मरुस्थल है, इसलिए क्या है, यहाँ पे शीत मरुस्थल भी है। भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी यहाँ पे है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अगर कहीं पे है तो ये कहाँ पे है? यहाँ पर है। और ये क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9:30 बजे है। 9:30 बजे आप लोग राइट टाइम आ जाइए करिएगा, अगर आपको मानसून से सारे प्रश्न सही करने हैं तब। बाकी आपकी इच्छा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं यार, इतना तो कम कर सकते हैं आप। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रति जी, उसको मैं आगे बताता हूँ जो आप कह रही हैं। तो सभी लोग फटाफट इसको, जितने लोग लाइक नहीं किए, लाइक करके शेयर कर देंगे। बार बार कहता हूँ, बुरा भी लगता होगा आपको, लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि आप संख्या नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि आपका खुद का कर्तव्य होना चाहिए, जैसे मेरा कर्तव्य है कि टाइम से लाइव आकर आपको पढ़ाना। नीलेश जी, एक दिन में 3 घंटे क्लास चलेगी, बाकी आप लोग को क्लास खत्म होने के बाद बात करते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आपको पता चल गया, तीसरा था। अब यहाँ पे इसको बताना है कि निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी लोग। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। यार इतना आसान सा प्रश्न है कि आप लोग चाहेंगे तुरंत कर लेंगे। देखिए दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह का है, ये भी मैंने पढ़ाया। अगर हमारी आपने सीरीज पढ़ी होगी एनसीईआरटी भूगोल की सीरीज, अगर आपने सुबह 8 बजे वाली पढ़ी होगी तो आपको प्रश्न याद होगा कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्मी ज्यादा और ठंडी भी ज्यादा हो, तो ऐसा क्षेत्र आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। तो ये राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पे पता है क्या है? रात, यहाँ पे मैं दो भागों में इसको डिवाइड करूं राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र को, रात और दिन। तो रात क्या होती है? एकदम ठंडी होती है, रात एकदम ठंडी होती है और दिन एकदम गर्म होता है। इस वजह से यहाँ पे तापांतर बहुत ज्यादा मिलता है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा तापांतर राजस्थान के मरुस्थलों में मिलता है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी या चौथा बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। ठीक है, पूरी तरीके से सही थे। माने पता रात में इतनी ठंड पड़ती है कि लोगों को रजाई ओढ़नी पड़ती है और सुबह इतनी गर्मी पड़ती है कि बर्दाश्त नहीं होता, और भारत का सबसे गर्म क्षेत्र भी वहां पे मिलता है। इस प्रकार जो ये राजस्थान का ये बेल्ट है, बेल्ट मानी इतना जो क्षेत्र है, राजस्थान तो इतना बड़ा है, यहाँ क्षेत्र पर सबसे ज्यादा तापांतर मिलता है। और भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो अफ्रीका का बरखोयांश है ना? जी नहीं, अफ्रीका में बरखोयांश नहीं है, बरखोयांश तो सबसे ठंडा स्थान है। सबसे गर्म स्थान जो है अल अजीजिया लीबिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में अल अजीजिया लीबिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में जुड़िएगा। लाइक करने के बाद सभी लोग को पहला काम शेयर कर लीजिएगा। चलिए समीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी लाइव आकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जी। आशीष जी, इंदुबाला। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कौन से विकल्प को ताला लगाएं, मैं ये पढ़ा चुका हूं। कौन से विकल्प को ताला लगाऊं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। भारत में बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जवाब दें। सबसे पहले वर्षा कहां पे होती है? भैया एकदम आसान प्रश्न है, हलवा है। मैंने ये बताया है कौन से विकल्प को ताला लगा। देखिए यहां पे ITCZ है, हवाएं आती हैं तो दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध अपने दाएं घूम जाती हैं। तो जब हवाएं दाएं घूमेंगी तो जैसे अगर यहाँ पे माना भारत है, यहाँ पे माना भारत है, तो सबसे एक मिनट रुकिए, मैं भारत को बना ही देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं भारत बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। माना ही भारत। तो यहाँ से जब आएगा, हवाएं दाएं घूम जाती हैं, सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले वर्षा यहाँ पर होगा, मतलब केरल राज्य में होगा। कहाँ पे होगा? केरल राज्य में। कब होगा? 1 जून को लगभग वर्षा हो जाती है, माने 1 जून तक भारत में केरल में वर्षा हो जाती है। ITCZ कारण मैंने भी उसके बारे में उसका फुल फॉर्म बता दिया। ITCZ इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये पूछा जाता फुल फॉर्म ही, तो ये एकदम याद कर लीजिएगा। इसको बारे में बताऊंगा कैसे हवाएं दाएं घूमती है बाएं घूमती है। जब मैं पूरा व्याख्या करके जब पढ़ाऊंगा तो मैं इस तथ्य को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दूंगा, जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। लिख लीजिएगा, एक लाइन में लिखवाना चाहूंगा, लिख लीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे होंगे क्लास में। दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल वर्षा का 52% अकेले होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भैया किससे वर्षा भारत में ज्यादा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, तो हवा जिधर से आती है उसका नाम उधर से होता है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब अगर ग्लोब है ये, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? यहाँ पे यही ना होगा, दक्षिण और पश्चिम। तो जो हवाएं इधर से आती है, एक तरफ देखा जाए अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, यही होगा ना दक्षिण पश्चिम। इसमें 92% वर्षा होती है और इसकी जो सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। और ये कब से कब सक्रिय रहता है? ये जून से लेकर सितंबर तक एकदम सक्रिय भूमिका निभाता है। और इस मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से होता है। कहां से होता है?
केरल राज्य से होता है। और ये भारतीय कृषि का अधिकांश भाग आज भी वर्षा पर निर्भर है और यही वर्षा है। और इस तरह का मानसून समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा भारत के किस मानसून से होती है, तो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है 92%। और अगर ये समय से ना आए तो कृषि विलंब हो जाती है। और ये जो सक्रिय रहता है ये जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। 1 जून को आ जाता है और सितंबर तक ये सक्रिय रहता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। और आप लोग प्रत्येक लोग 9:30 राइट टाइम लाइव आ जाया करिए। और आने के बाद वीडियो को लाइक करने के बाद सबको शेयर कर दिया करिए। इतना आप खाली काम कर दिया करिए। बाकी मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं भारत के भूगोल से जितना आपको पढ़ा दूंगा उससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। इतना अनुभव भी हो चुका है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या जो पढ़ेगा वही। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कब वर्षा होती है? यह प्रश्न काफी पढ़ाने लोग योग्य है और मैं इस प्रश्न को जरूर पढ़ाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग ध्यान से देखें और इस बात को समझें। और जब समझेंगे तो कहीं ना कहीं यह तथ्य पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप हमें बताएं। इसको मैं अगर कहेंगे मैं तभी अच्छे से पढ़ाऊंगा और नहीं कहेंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये बड़ा टॉपिक है, इसे व्याख्या काफ़ी बड़ी होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, कितने लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और क्योंकि यह 5 मिनट कम से कम इस टॉपिक को समझाना पड़ेगा, जीवन में कभी आपको नहीं भूलेगा। मैं यहाँ पे भारत का मैप बना रहा हूँ, तब तक आप सोच कर बताइए कि कितने लोग चाहते हैं मैं इसकी विस्तृत व्याख्या अच्छे से करूं, ताकि जीवन में कभी आपके यहां से प्रश्न अगर आए तो गलत ना होने पाए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, माना हमारा ये भारत है और यहां पर तमिलनाडु की बात हो रही है। और तमिलनाडु कहां पर है? यहां पर है। ये इसी राज्य में हमें वर्षा करानी है। तो मैं व्याख्या करने के लिए तैयार हूं, एकदम आराम से सुनिएगा। अब इससे संख्या कम मत होए, ठीक है? अब हम ध्यान से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, बहुत छोटा सा डायग्राम। इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है इसका? अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान समझिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप। इसके ऊपर से अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा यूरोप है। ये क्या है? ये ध्यान समझिए पहले, ये हमारा यूरोप है। अब एकदम ध्यान समझिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आज किसका क्लियर करने जा रहा हूं, पूरी कहानी की तरह। देखिए यहां पर यूरोप महाद्वीप है, इसके बीच में यहां पे पानी है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। इसके आसपास की जो जलवायु है उसे भूमध्य सागरी कहते हैं। यहाँ पे रस वाले फल बहुत ज्यादा होते हैं। पहले मेरी बात को गौर समझिएगा, उत्तर तो सभी दे लेंगे लेकिन इसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए इसे क्या कहते हैं? यह है हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर 33 महासागर का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर जो मौसम या जलवायु मानसून होती है उसे भूमध्य सागरी मानसून कहते हैं। और इसके आसपास रस वाले फल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागरी फल भी यहाँ पे होते हैं। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यूरोप क्या है? ठंडा है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यूरोप क्या है? ठंडा है। अफ्रीका क्या है? गर्म है। यहाँ पे दुनिया का सबसे गर्म स्थान ये है अल्जीरिया, लीबिया, और यहाँ पे ठंडा है। अब यहाँ से हवाएं और यहाँ से जब हवाएं आपस में आकर मिलती हैं तो भूमध्य सागर के ऊपर एक प्रतिचक्रवात का जन्म होता है। क्या होता है? एक प्रतिचक्रवात का जन्म होता है। और उस समय भारत में निम्न वायुदाब बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलता है, तो हवाएं यहाँ से भारत की तरफ आगे बढ़ती है। ध्यान समझिएगा, हवाएं किधर बढ़ती हैं? भारत की तरफ बढ़ती हैं। और जब भारत की तरफ बढ़ते हुए हवाएं यहाँ पहुंचती हैं तो एक कंडीशन और जन्म लेती है। यहाँ पे पामीर की घाट है। ध्यान से देखिएगा, पामीर की घाट की टेम्परेचर खूब हो जाती है, उस समय गर्मी खत्म होने के कगार पे होता है और पामीर का घाट गर्म हो जाता है। इसे पामीर का पठार कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यह है पामीर की गांठ। इसे आप पामीर की गांठ में कहूंगा, लेकिन आप पामीर की पठार के नाम से जानते रहिएगा। इसे दुनिया की छत कहते हैं। यहां पहुंचने के बाद मेरी बात को गौर से समझिएगा, हवाएं 2 भाग में डिवाइड होती हैं। हवाएं 2 भाग में डिवाइड होंगी, एक यहां से टकराएंगी, टकराने के बाद एक उत्तर की तरफ चली जाएंगी और एक दक्षिण की तरफ आएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब दक्षिण की तरफ आएंगी, ध्यान से एकदम समझिएगा, दक्षिण की तरफ आने के बाद यहां पे मैंने आपको पढ़ाया था
पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर ये देखिए ये महान हिमालय हुआ, लघु हिमालय हुआ, फिर शिवालिक। मैंने ये 3 पर्वत श्रेणियां पढ़ाई थी, याद है आपको? ध्यान समझिएगा। अब हवाएं यहां आने के बाद इन श्रेणियों में घुस जाती हैं। किन में? इन पर्वत श्रेणियों के अंदर घुस जाती हैं। अब राज्य का नाम लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब हवाएं जम्मू कश्मीर, ध्यान समझिएगा, जम्मू कश्मीर, मेरी बात को गौर समझिएगा। जम्मू कश्मीर पर्वतीय राज्य, एक जम्मू कश्मीर, फिर दूसरा हिमाचल, हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड। मेरी बात को ध्यान समझते रहिएगा। उत्तराखंड, यहां पे ये पर्वतीय, ये तीनों पर्वतीय राज्य हैं, ये तीनों पर्वतीय राज्य हैं। तो पर्वतीय राज्य में जब ये पहुंचती हैं, ध्यान समझिएगा, जब ये पर्वतीय राज्यों में पहुंचती हैं तो यहां पे ये क्या करती हैं? यहां पे खूब हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात होता है। और जब हिमपात होता है तो सर्दी खूब पड़ेगी। सर्दी क्या होती है? यहां पे खूब पड़ेगी। और जब यहाँ पे सर्दी पड़ेगी तो ये हवाएं और आगे बढ़ेंगी। जब ये हवाएं और आगे की तरफ बढ़ती हैं तब ये मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं। मैदानी क्षेत्र में कौन कौन? अब फिर लिखिएगा, ये मैदानी क्षेत्र में, ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गए, मैदानी क्षेत्र में कौन कौन? पंजाब, ध्यान से लिखते चलिएगा, पंजाब, दूसरा हरियाणा, पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश में, तीसरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आपको क्लियर कभी नहीं होगा जीवन में। ये उत्तर प्रदेश, फिर पांचवा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। यहां तक पहले समझ लीजिए। यहां पर ये बूंदाबांदी करती है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर ये बूंदाबांदी करती किन किन राज्यों में? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में ये बूंदाबांदी करती हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात करती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप ध्यान समझिएगा। अब जब इनका आगमन होता है इसे कहते हैं लौटता मानसून। इन्हें क्या कहते हैं? लौटता मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता मानसून कहते हैं। इसे पछुआ विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसे क्या कहते हैं? पछुआ विक्षोभ। अब और सुनिए कहानी, अब और सुनिएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं अंत तक तो पहुंचा ही नहीं। अब ध्यान से देखिएगा। अब जब ये हवाएं यहां पर आती हैं तो इन क्षेत्रों पे जब हिमपात करती हैं तो उत्तर भारत में, जब ये हिमपात करती हैं तो उत्तर भारत में क्या होता है पता है आपको? उत्तर भारत में शीतलहरी का आगाज होता है। क्या होता है? शीतलहरी का आगाज होता है। और जब शीतलहरी का आगाज होता है और यहाँ पे जब जहां बूंदाबांदी होती है, यहाँ पे 3 से 4 दिन तक लगातार बूंदाबांदी होती है। घनघोर वर्षा नहीं होगी, 3-4 दिन तक लगातार बूंदा बारिश होगी, 3-4 दिन तक लगातार बारिश होगी। और उसके बाद क्या होता है? यहां तक वर्षा करते करते जब ये बिहार तक पहुंचती हैं तो इनका क्या होता है? यहाँ पे जब यहाँ बिहार तक पहुंच जाएंगी तो इनका जो है जलवाष्प खत्म हो जाएगा। फिर ये कहाँ बढ़ती हैं? आगे की तरफ बढ़ती हैं, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देख रहे हैं, असम होते हुए फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश पहुंचती हैं। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पर्वत है, उससे टकरा कर ये दक्षिण तरफ घूम जाती है। कहाँ? दक्षिण में। और जब दक्षिण में घूम जाती है फिर ये पहुंचती है बंगाली खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में फिर से जलवाष्प मिलता है और जलवाष्प मिलने के बाद फिर इनमें क्या होती है? नमी मात्रा आ जाती है। फिर ये पहुंचती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और जब तमिलनाडु में पहुंचती हैं तो घनघोर वर्षा करती हैं। तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? माने तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। माने जो मानसून, अब याद रखिएगा, अब यह मानसून देख रहे हैं, यह मानसून यहां से कभी रास्ता भटक के पहुंच जाता है राजस्थान में, और जब राजस्थान में पहुंच जाता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा? राजस्थान में इसे किस नाम से बुलाते हैं? और याद रखिएगा, ये उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में इसे एक नाम से जानते हैं, लौटता पछुआ विक्षोभ को एक नाम से जानते हैं। वह नाम कोई फटाफट कमेंट करके बता दे। अगर कोई लाइव मेरी, जी मावट एकदम सही जवाब। मावट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। जी हाँ पूनम जी एकदम आप सही जवाब बताइए, इसे मावट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और ये बूंदाबांदी होती है और इसका समय अलग अलग है, मैं इसको आगे बता दूंगा। ये जो सक्रिय भूमि का यहाँ तक पहुँचने का समय अलग है और वर्षा का समय अलग है। और हमारे यहाँ बूंदाबांदी होती है, बिजली कड़कती हल्की हल्की होती है। तो आप बताएं
कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये लौटता मानसून की जो कॉन्सेप्ट था ये कितने लोग को समझ में आ गया? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जितने लोग को समझ में आ गया वाई कमेंट करें। जितने लोग को लाइव समझ में आ गया वाई कमेंट करें फटाफट कि हाँ आपको समझ में आ गया, और जिनको नहीं समझ में आया वो यन कमेंट करें। क्योंकि इससे सरल अगर कोई पढ़ा दे तो वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इससे बेहतर कोई क्लास पढ़ा दे तो वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोबारा यहां मत पढ़िएगा, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आपका टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं पूछूं कि इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी क्यों होती, कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि ये पर्वतों पर है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा, वहाँ पे हिमरेखा नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर हिमपात होती है। मैदानी क्षेत्र जो है वो नीचे है, इसलिए यहाँ बूंदा बूंद मतलब बूंद के रूप में वर्षा होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आप जानते रहिएगा। तो आप लोग फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, कुछ लोग फेसबुक पे डाल दीजिए, कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आप लोग के लाइक करने की संख्या कम, अनलाइक की ज़्यादा होती है। ठीक है, जो बाद में देखने के लिए आ रहे हो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, कैसे इसका जन्म होता है, पामीर के पठार से टकराने के बाद दो श्रेणियां बदल जाती है, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। दक्षिण तरफ जो आती है वो हमारे पर्वत श्रृंखलाओं में से घुस जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात करती है, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तक वर्षा करती है। उसके बाद इसका जलवायु खत्म हो जाता है, फिर ये अन्य राज्यों में वर्षा नहीं करती, फिर ये दक्षिण की तरफ घूम जाती है, फिर इसे बंगाल की खाड़ी से जलवायु मिलता है, फिर तमिलनाडु में जाकर वर्षा करती है। तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका उत्तर नवंबर से दिसंबर लगा लीजिएगा, टिक। इसका उत्तर क्या होगा? नवंबर दिसंबर, माने विकल्प 4। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। यार इतना बेहतर कॉन्सेप्ट पढ़ाने पर भी आपकी संख्या मात्र 150 है, 10,000 भी नहीं पहुंच रही। कम से कम आपको 10,000 लाइव होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आत्मा जानती है कि इतना बेहतर कॉन्सेप्ट लोग कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किस फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है? रबी की फसल के लिए, ये बात जानते रहिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। इसका उत्तर क्या होगा? ये इसका उत्तर चौथा राइट आंसर होगा। आगे आता है और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन क्या इंगित करती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, और बहुत आसान प्रश्न है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन कैसा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप लोग टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े अभी तक, नए सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, दुर्गेश सर्च करके, लेनी पे दुर्गेश पर ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिए आप 6306344667 पर जुड़ सकते हैं पेड क्लास पे। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ अच्छे से, शायद आपको कभी दिक्कत ही ना आए। देखिए भारत में क्या होता है, कैसी घटना घटती है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। ठीक है, माना ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा काम चलो भारत हो गया। अब आइए इसको बताते हैं। देखिए जो हमारा क्षेत्र होता है, जैसे एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये स्थल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जल है, ये स्थल है और ये जल है। खूब ध्यान से समझिएगा, ये समुद्र है, ये मान लीजिए समुद्र है। अब जैसे जब सूर्य की किरणें पड़ती है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं तो क्या होता है, इन दोनों स्थानों पर पड़ती हैं, यहाँ पर भी पड़ती हैं सीधी, यहाँ पर भी पड़ती हैं। लेकिन आप हमें बताइए कौन जल्दी गर्म होगा, स्थल की समुद्र? पहले कौन गर्म होगा, स्थल गर्म होगा कि समुद्र? जल्दी से फटाफट कमेंट कर बताइए, पहले कौन गर्म होगा? देखिए जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो पहले क्या होगा, स्थल गर्म होगा। जब ये गर्म होगा, इनके संपर्क में जो हवा आएगी वो गर्म होगी। गर्म होने के बाद हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, गर्म होने के बाद हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी। यहाँ पे क्या बनेगा? एलपी, लो प्रेशर बनेगा। इसे क्या कहते हैं? लो प्रेशर। और यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि समुद्र धीरे धीरे गर्म होगा, और जब धीरे धीरे गर्म होगा तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ क्या बनेगा? एचपी। और यहाँ की हवाएं कहाँ चलेंगी? इधर की तरफ, माने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। ये कंडीशन कब होगी? दिन में। ये कंडीशन कब होगी? दिन में। ये क्या होगी? दिन में। दिन में हवा समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी। याद रखिएगा एक और बात, हवा जिस दिशा से आती है उसका नामकरण उसी नाम पर होता है। जैसे अगर हवा ये राम है, राम की तरफ से हवा आई श्याम की तरफ, हवा का नाम राम हवा। अगर श्याम की तरफ से हवा मोहन की तरफ गई तो श्याम हवा।
तो हवा जिधर से आती है उसका नामकरण वही होता है। तो दिन में जो हवा चलती है उसे समुद्री हवा कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। रात होती है, इसकी कंडीशन फिर देखिएगा, रात हो गई, ये हमारा क्या हो गया, स्थल हो गया, ये हमारा जल, ये हमारा स्थल हो गया, और ये हमारा समुद्र हो गया, सागर। अब जब रात होती है तो जमीन क्या होता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है और ये तब तक धीरे धीरे गर्म होता है, ये क्या होगा, ये स्थल जो है ये तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। अब विपरीत, अब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, हवा यहाँ पे गर्म होकर ऊपर उठेगी, जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एलपी बनेगी, लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एचपी, हवा इधर से अब इधर की तरफ चलेगी। माने रात में ये कंडीशन क्या हो रही है, रात में, तो रात में जो हवा चलेगी उसे कौन सी हवा कहेंगे, इसे स्थली समीर कहेंगे। रात में यहाँ पे स्थली समीर लिख लीजिएगा, ये स्थली समीर, समीर या हवा होता है स्थली, और यहाँ पे दिन में समुद्री समीर, समुद्री समीर। तो ये एक दिन में 2 बार होती हैं, तो माने पूरे साल में ये 2 बार होती हैं। और ये खासकर जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं मैं मुंबई में वर्षा जल्दी हो जाती है, क्योंकि समुद्र किनारे ये कंडीशन यहाँ पे लगातार होती रहती है, इसलिए समुद्र किनारे न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसीलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा कि मानसून विस्थापन कौन है, स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, इसका तापमान अलग सा है, एक जल्दी गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग बताएं, जितने लोग थे लाइव वो लोग समझ में आ गया, क्योंकि देखिए मैं आज ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। आप लोग बताइए, 1000 भी लोग लाइव नहीं पढ़ते, जबकि आपको सबको पता है 9:30 से क्लास लाइव स्टार्ट हो जाती है। 1-2 मिनट देरी होती है, लेकिन 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज पर भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से इसको समझिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, सभी लोग। आप लोग शेयर करिए, क्या अगर आपको लग रहा है पढ़ाने में कोई कमी तो मत शेयर करिए, मेरी बात को छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि दुर्गेश सर नहीं पढ़ा रहे सही, या दुर्गेश सर पढ़ाने में कोई कमी है, यार अगर आपको लग रहा है कि आदमी मेहनत से पढ़ा रहे तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ तो मिले। आप तो इतना तो कर सकते हैं, 18 दिन में खत्म हो जाएगी भारत की भूगोल। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। पढ़ाते समय नोट्स और वीडियो की कोई बात नहीं, आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं बताऊंगा, और आपको भले बुरा लग जाए क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। मैंने ये पढ़ा दिया है और मैंने उसका कारण भी बता दिया है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैप फिर मैं ड्रा कर रहा हूँ, और बार बार मुझे मैप नहीं ड्रा करना चाहिए। मैंने यहाँ पे मैप ड्रा करते समय एक बात बताई थी, सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, तो जब केरल वर्षा तो हवा किधर से आएगी, इधर से आएगी। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये दिशा अगर हमें यहाँ पे बनानी हो तो हवा इधर से आएगी। ये क्या है, ये हमारा, ये तो पहले हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। माने भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लगभग 92% वर्षा यहीं से होती है, कुल वर्षा का 92%। ठीक है, क्लियर। इसको मैंने ऊपर ही बता दिया था, मतलब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं 92 मिल जाएगा, कहीं 90% मिल जाए तो ये मत कहिएगा दुर्गेश सर आप तो 92 गए थे, किसी किताब में 90 मिल गया, किसी किताब में 85 मिल जाए तो घबराइएगा मत, लगभग, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, कभी 90%, कभी 85%, कभी 80%। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दें। अगर आप चाहते हैं मैं इसके साथ अन्य विषयों की भी क्लास इसी तरह से पढ़ाऊं तो आप अपनी संख्या बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप इसी तरह पढ़ाएंगे तो मैं 18 दिन में इसको किसी तरह खत्म कर दूंगा, आगे की मैं जीएस सीरीज नहीं शुरू करूंगा। ठीक है, इतनी मेहनत से तैयार करना पड़ता है तब मैं आपके बीच आ पाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर पूर्वी की बात कर रहा है। उत्तर पूर्वी मैं आपको मैप में समझाना चाहूंगा, तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे मैं मैप बनाऊंगा तुरंत, उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। माना ये हमारा भारत है,
देखिए जब मैं अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं तो अच्छा नहीं बन पाता। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून है। ये कहां से आता है? यहां से आ रहा है, यहां से टर्न हो जा रहा है। अब बताइए ये किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा करेगी? ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ये सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तभी ऐसा होता है। जब सूर्य का, ये लिख लीजिएगा, ऐसा कब होता है? जब सूर्य का दक्षिणायन होता है। ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया था, किसी किताब में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बताइए, इससे तमिलनाडु में वर्षा होती है और इसी से 50 से 60% तमिलनाडु की वर्षा इसी से होती है। और ये इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। मैंने पढ़ाया है, तमिलनाडु होगा इसका उत्तर। कि तमिलनाडु में लौटता मानसून भी आप कहते हैं। ये कैसे? सितंबर महीने में से इसका आना शुरू हो जाता है और आईटीसीजेड इन द ट्रॉपिकल कंजर्वेंट जोन की वजह से ये दक्षिण को खिसकता है। उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली जो हवाएं हैं ये बंगाली खाड़ी में पहुंचती हैं, फिर यहाँ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, फिर कहाँ? ये तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, चेन्नई में खासकर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब मैप के आधार पर पढ़ाने पर यह हाल है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। इससे सरल तो शायद ही संभव है पढ़ाना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट करें। एकदम आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न है। कमेंट पढ़ते हैं सभी के, लेकिन मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता कि क्लास मेरी ऐसे बड़ी होती और बड़ी हो जाएगी। और कमेंट पढ़ने का मतलब नाम लेना, तो नाम सिलेक्शन से होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आम्र वर्षा किससे संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। नहीं, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, कोई नहीं कह रहा है, कोई हाँ कह रहा है। दो यहाँ से सिलेक्शन के लिए आते हैं, मैं कमेंट पढ़ने लगूंगा, टाइम बर्बाद होगा। मैं खुद ही इतना ज़्यादा पढ़ाता हूँ, वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा समय और ज़्यादा जाएगा। तो बहुत सारे लड़के हैं आप जैसे लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ने आते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा मैं आपका टाइम बर्बाद करूँ बात करने में। मैं टॉपिक को डिफाइन कम कर पाता हूँ, वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है। देखिए आम्र वर्षा जो है इसका संबंध मैं आपको बता दूं पहले मैप बनाकर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे जीवन में ना भूले। देखिए देखिए जो इस वर्षा का, आम्र वर्षा का जो संबंध है, इसका संबंध इन दो राज्यों से है। आम्र वर्षा का जो संबंध है इन दो राज्यों से है। इन दोनों राज्यों का नाम आपको पता हो गया होगा। ये ऊपर वाला हो गया कर्नाटक और नीचे वाला हो गया केरल। इन दो राज्यों से, कर्नाटक और केरल राज्य से है। इसमें क्या होती है? जो वर्षा होती है वो फुहार वाली वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? फुहार वर्षा। फुहार वर्षा समझ गए आप लोग? अब मत कहिएगा सर फुहार वर्षा हम नहीं समझ पा रहे हैं। यार जो घर में गीजर टाइप का मतलब फुहारा वाला लगता है ना, जैसे नहाने के लिए बाथरूम में आप लोग के लगा होगा यार, ऊपर से पानी तरह गिरता है, तो ये फुहार वर्षा होती है। कब होती है? कर्नाटक और केरल राज्य में। और ये फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। और किस फसल के लिए ये वर्षा? अगर इस वर्षा को देखा जाए तो कर्नाटक केरल राज्य में होने वाली मानसून वर्षा मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आम की फसल के लिए। तो आम और बौछार के लिए, आम टपकने के लिए नहीं, ये आम की फसल के लिए। ये कौन से? ये आम की फसल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस वर्षा से आम की बौर नहीं टूटती। आम की बौर नहीं टूटती, लिख लीजिएगा, नहीं टूटती हैं। इसके बौछार से आम के जो बौर होते हैं वो नहीं टूटते, पेड़ नहीं टूटता, और आम जो होता है वो भी नहीं टपकता। ना आम भी नहीं टपकता और ये भी नहीं। आम की पैदावार अधिक होती है, आम की फसल काफी अच्छी होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? आम्र वर्षा का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ पे है, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका केरल, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो मैंने राज्य आपको बता दिया क्योंकि मैं पूरा मैप के आधार पर पढ़ाता हूं। क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट एकदम? आगे बढ़ो मैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? कोई डाउट तो नहीं है ना? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैं देखिए कमेंट तो पढ़ता हूं, जवाब भले नहीं देते। जवाब क्यों दूं भैया? आपका टाइम बर्बाद ना हो, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं।
बहुत ही सरल प्रश्न होगा अगला। लाखों रुपए का सवाल है, बताइए किस विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है, फटाफट कमेंट करिए, देखना है आज सबसे पहले कौन जवाब देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एकदम से सभी लोग जवाब दें। ठीक है, माना ये हमारा भारत है, बहुत अच्छा तो भारत नहीं बन पाया, ये हमारा भारत है। तो भारत में एक क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, उसका नाम है लेह लद्दाख। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ पे जब इधर से वर्षा होती है तब भी ये वर्षा सूखा रह जाता है, इधर से वर्षा होती है तो ये क्षेत्र सूखा रह जाता है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, सबसे ऊंचाई पर स्थान है, इसलिए लेह आपका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने ए बताया था, अच्छा जी बीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो सभी लोगों ने एकदम सही क्लियर कर दिया, तो मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया। अच्छा, लेह लद्दाख की राजधानी हो चुकी है, लेह केंद्र शासित प्रदेश है, और सॉरी लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी लेह है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को इस भूगोल की सीरीज में किसी को दिक्कत हो अपना प्रश्न पूछ सकता है। जैसे किसी ने भी प्रश्न कहा, कमेंट किया कि सर आप डाउट ले लीजिए, अगर भूगोल से संबंधित आज की क्लास से संबंधित किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दें। किसी को इस कॉन्सेप्ट से संबंधित भारत की जलवायु से किसी को कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकता है। जैसे भी किसी ने कमेंट करके किया कि सर अब डाउट ले लीजिए, तो डाउट बताइए, भारत की जलवायु से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तब पूछ सकते हैं। जल्दी पूछिए, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? चलिए एक मैप मैं ड्रा करता हूं, आप लोग भी देखिए मैप ड्रा करिए, क्योंकि मैप से ना जो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, जीवन में कभी नहीं बोलता। ठीक है, तो माना ये भारत का मैप है, काम चलो मैप बना देता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाता, आप लोग गाली भी देते होंगे, खाली बाबा मैप पे बनाते हैं। देखिए, जब यहाँ से जो मानसून का जन्म होता है, ठीक, तो ये क्षेत्र पे खूब वर्षा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या, किस नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। दूसरा, यहां से जब वर्षा होता है, इधर से जब बढ़ता है, तो यहां पर ये बेल्ट है जहां पे मासिन राम है। मासिन राम कहां पे है? मेघालय, मेघालय में। फिर दूसरा, ये हिमालयी रेंज जो है, ये क्योंकि यहाँ से जो वर्षा की मैंने बताया ना, इसकी श्रेणी में घुसकर जो वर्षा करती हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में होती है सबसे ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ। चेरापूंजी से बदलकर मासिन राम हो गए, दोनों अगल बगल है, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर, जो मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है ना। एक किसी का जवाब प्रश्न आ रहा है कि सर उनका तमिलनाडु वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो को पीछे जाके वो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे तो उनको तमिलनाडु का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने एकदम व्याख्या करके 8 मिनट तक उसको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? एकदम आसान से लॉजिक प्रश्न है और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप जरूर दें सभी लोग फटाफट। और डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, जो भी नए आ रहे हैं वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलनी विद दुर्गेश पे जुड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलनी विद दुर्गेश पर आप जुड़े रहिएगा। मेरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन तब बेहतर होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हमें लगता है सभी को दे देना चाहिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, भारत में अधिक वर्षा होते हुए भी ये प्यासी धरती रह जाती, क्यों? क्योंकि
वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, वर्षा होती है तेजी से वर्षा होती है, पानी बहकर नालों में जाता है, नाले नदी में मिलते हैं और नदी समुद्र में मिलती है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप भाप है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको लिख लीजिएगा भाप, भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, ये भी सही है। वर्षा कुछ थोड़े महीनों में ही जोर से होती है थोड़ी सी जल्दी से होकर खत्म हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट करके। एकदम आसान यार, हलवा सा प्रश्न था ये यार। आप लोग को शेयर तो कर दीजिए। आप लोग मैं तो लगा 10,000 तो कभी नहीं पूछेगा आप, कितना भी बढ़िया मैं पढ़ा लूँ, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, तो मैं कितना भी बेहतर क्यों ना व्याख्या कर लूँ, आप इसे नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। आप लोग को चाहिए बस तुरंत प्रश्न का उत्तर बताओ, आगे बढ़ो। लेकिन मैं संख्या बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं उतने लोग को पढ़ाऊंगा जो सिलेक्शन के लिए हैं। कौन सी जल प्रबंधन की युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? माने ज्यादा लाभ किससे होगा? जल प्रबंधन किससे होगा? बताइए सभी लोग। बताइए सभी लोग फटाफट। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न है कि जल प्रबंधन युक्ति सबसे कम लागत कम हो अधिकतम हो, तो वर्षा जल संचयन करके। क्योंकि जब वर्षा होता है, अगर कोई गड्ढा बनाकर उसके पानी को रोक लिया जाए और उसका संचयन कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि कम खर्चे में हम पानी को बचा लेंगे। इससे जल समस्या को काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। जो जल की समस्या आ रही है प्रायः, तो वर्षा जल का संचयन हो जाएगा। इसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इस काम में, वर्षा जल संचयन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, अग्रणी राज्य कौन सा है? माने कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा जल का संचयन किया जाता है? आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा जब इसका उत्तर हम बताएंगे आपको। तो पश्चिम विक्षोभ से बाद में कितने % वर्षा होती है मुझे नहीं पता, और आप बताइए कमेंट करके आगे। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान राज्य से हुई थी। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो तमिलनाडु। इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु पे। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। लिख लीजिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, शुरुआत नहीं पूछा, इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? राजस्थान नहीं होगा, तमिलनाडु। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने इस सवाल को जानबूझ के पूछा कि लोग बताएंगे कि यहां पे, क्योंकि राजस्थान में वर्षा ही ज्यादा नहीं होती। राजस्थान में वर्षा ही ज्यादा नहीं होती, संचयन कहां से होगा? जहां पे वर्षा ही नहीं होती, संचयन कहां से होगा? कोई वर्ष तो वहां सूखा रह जाता है मालिक। यार आप लोग इतना दिमाग तो लगाइए, राजस्थान में किसी वर्ष तो बारिश ही नहीं होती, किसी वर्ष सूखा पड़ जाता है। यहाँ से अगर नहर न निकलती, इंदिरा गांधी नहर मैंने कल पढ़ाया था, इंदिरा गांधी नहर न निकलती तो राजस्थान का कितना जिला सिंचित नहीं हो पाता, पीने योग्य पानी ना मिलता। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा जिला है, जब मुझे नहीं आता तो मैं डाउट के लिए अपना सर फोड़ूं क्या? जब मुझे नहीं आता बात खत्म हो गई, मुझे वो प्रश्न नहीं आता उत्तर। मैं इतना बड़ा ज्ञाता होता तो मैं आपको पढ़ाता, लाइव पढ़ाता। बताइए, जितना मुझे आ रहा है मैं उतना पढ़ा रहा हूं। अगर उसमें से अगर आप पूछते हो तो मैं जरूर बताता। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भारत का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे पूरा अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है? तो तमिलनाडु का चेन्नई। चेन्नई एक ऐसा जिला भारत का है जहां पर अंडरग्राउंड वाटर 0 हो गया है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। यहां पर है चेन्नई। यहाँ पे क्या है? चेन्नई है।
यहाँ पे क्या है, चेन्नई। तो चेन्नई भारत का मात्र ऐसा जिला है जहां पर पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जरूरत जहां पड़े आप स्क्रीनशॉट इसकी क्लिक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? अब ये मत कहिएगा सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, क्योंकि यह प्रश्न मैंने कई बार बताया है और कई बार समझाया है, और यह आज का आखिरी प्रश्न भी होगा। यह आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद क्लास आपकी खत्म हो जाएगी आज की। तो अब इसके बाद जैसे क्लास ये खत्म होगी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसके मन में जो डाउट आ रहा हो सभी पूछ सकते हैं एक एक करके। क्या बात है, मैप नहीं बन रहा है? सोचिए, मैप नहीं बन रहा है, बताइए। भूगोल के स्टूडेंट हो चुके रह के हमसे मैप नहीं बनाने आ रहा है, कि कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। आप लोग कहेंगे जब बताइए भूगोल के टीचर हैं और उनको मैप बनाने नहीं आता तो क्या भूगोल पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो तमिलनाडु है, क्योंकि लौटते मानसून से वर्षा होती है, ठीक, तो यहाँ पे ये लौटते मानसून से वर्षा होती है। तो जो लौटते मानसून से वर्षा होगी इस क्षेत्र में, यहाँ पे आके यहाँ से वर्षा होती है। मैंने यहाँ बताया इन 3 राज्यों में, कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे हिमपात होता है, हिमपात होता है। और उसके बाद कौन से राज्य, यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, हरियाणा है, पंजाब है, नीचे दिल्ली है, फिर ये उत्तर प्रदेश है आपका, फिर यहाँ पे पश्चिमी बिहार का आधा हिस्सा। यहाँ तक क्या होता है, हल्की बारिश होती है, और जो जो पूर्व की तरफ बढ़ता जाता है त्यों वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके बाद वर्षा खत्म हो जाती है, यहाँ तक खाली जाता है, फिर ये दक्षिण की तरफ घूम जाता है, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प मिलता है, फिर ये ले जाकर तमिलनाडु में वर्षा करता है। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और डेली क्लास की जो टाइमिंग है वो रात 9:30 बजे से। कल के टॉपिक आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, कल कौन सी टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, कल मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे क्लास की लिंक जिन्हें नहीं मिल पाती वो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधित सभी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई बार बार सवाल पूछ रहा था, अब अपने सवाल एक तरफ से पूछ सकते हैं, एक तरफ से। अब सभी लोग फटाफट सवाल पूछ लें अपने, ठीक जी। पेड क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग फटाफट। जी, आपके प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, क्योंकि इसका किताब किसी भी बुक में आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। और कोई सवाल? जी जी, जिसके मन में सवाल आ रहा हो पढ़ लीजिए। एक लोग का सवाल आया है कि भारत में लौटते मानसून से कितने % वर्षा होती है। आज तक मैंने किसी भी अथेंटिक बुक में इसका आंकड़ा नहीं पढ़ा है, तो जो मैं आंकड़ा नहीं पढ़ा तो मैं आपको कहाँ से बता दूँ। मैंने कम से कम भूगोल की 17 से 18 राइटर किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। मैं जौनपुर जनपद से हूँ, सिराज हिंद से। सुपर टेडी क्लास चल रही है, सुपर टेडी क्लास डेली चल रही है, 4 से 5 घंटे की क्लास लगभग आपको चल रही है। अगली सुपर टेट की जो संभावना है वो मार्च अप्रैल के पहले नहीं होगी, वो मार्च अप्रैल के पहले नहीं होगी। सभी लोग पूछ सकते हैं, सभी लोग। तमिलनाडु टू साउथ में है सर, प्लीज सर क्लियर कर दो। मतलब तमिलनाडु यही पर है यार। अब ये कौन सा है ये सोचिए, यही तमिलनाडु है, ये यही तमिलनाडु है, ये देखिए यही तमिलनाडु है।
अब आप बताइए कहाँ पे है। ये मैप होता है, ये देखिए ये मैप होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। जी महेश जी, अनुप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी, रत्नेश बघेल जी और अपना प्रश्न पूछिए। रत्नेश जी आप तो डेली क्लास में रहते हैं। और कोई सवाल? दिलीप जी आप फिर से चेक करिए, टेलीग्राम पे क्लास मिलती है सुबह 8 बजे। स्वयं मेरी ज्योग्राफी क्लास आपको मिलती होगी एनसीईआरटी की, उसके बाद 2 क्लासेज एनसीईआरटी की हैं, फिर मैथमेटिक्स की क्लास इसमें मिल रही है। सब क्लास मिलाकर आपको 4 से 5 घंटे की क्लास प्रतिदिन मिल रही है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एसएससी टेस्ट एसएसटी के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राशिद जी मैंने आपको बताया इसका उत्तर मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा है। साउथ वेस्ट मैंने बता दिया कि 90 से 92% है। किसी किताब में आपको 85 मिल जाएगा, किसी किताब में आपको 80 मिल जाएगा, ठीक है ये। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है वो 90 से 92% है। मेरी क्लास अच्छी होती प्रतिदिन लिया करिए टाइम से एकदम। भारत के एरिया किसी ने पूछा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके लिए आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। और कोई सवाल आपका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और कोई सवाल? बस हो गया। आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया, 90 से 92%, 80 से 85%। क्लास के अलावा आप अगर पेड क्लास में ज्योग्राफी पढ़ें ठीक है, वरना ये तो कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर कर देता हूँ। बिना शाश्वत जी आप पेड ज्वाइन किए होंगे तो उसमें नोट्स अगर नहीं मिले होंगे तो कल परसों तक नोट्स अपडेट करा दिया जाएगा, मंडे तक। मेरी नॉलेज की जांच करने के लिए पूछ रहे हो तो बेशक पूछ सकते हैं, और अगर जानकारी के लिए पूछ सकते हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश, मैं दुर्गेश जायसवाल, जीएस से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ये घमंड की बात नहीं, गर्व की बात है, क्योंकि मैं खुद ही यूपीएससी का एक सामान्य अभ्यर्थी रहा हूँ। और सामान्य अभ्यर्थी जब पीटी मेंस क्लियर करता है इसका मतलब यह है कि वो उसका जीएस ठीक ठाक होगा। एकता जी थैंक यू आपका, और आपने सजेशन अच्छा दिया था और आपके सजेशन में मैंने काम भी किया। लेकिन थोड़ी सी ये है कि मुझे ये लगता है कि अच्छा पढ़ाइए, थोड़ा पढ़ाइए, संख्या कम रहे, लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेकर आएंगे तो आप 1,000 लोग को खुद जोड़ेंगे। ठीक, तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके पूछें, आप लोग जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए एक प्रश्न आया है कि मानसून की उत्पत्ति तापीय सिद्धांत, जिसे थर्मल का सिद्धांत कहते हैं, ठीक, एक आया है थर्मल का सिद्धांत। जी हाँ, एक लोग का प्रश्न आ रहा है कि थर्मल का सिद्धांत, जिसे मानसून के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, मतलब हमारा जांच कर रहे हैं कि किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है। चलिए आज आप प्रश्न कर लीजिए। सभी लोग बताइए थर्मल सिद्धांत किसे कहते हैं? सभी लोग बताएं फटाफट। भाई आप लोग भी लाइव हैं, जो लोग भी बताएं। ये ब्रिटिश के थे, डडले, इनका नाम क्या था? डडले स्टाम्प था, ठीक है, इनका नाम क्या था? डडले स्टाम्प था। इन्होंने मानसून की थर्मल थ्योरी दिया था। कौन सा दिया था? मानसून का थर्मल सिद्धांत दिया था। और ताकि तापी संपना के सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन को लेकर कर्क रेखा पे जो पड़ती है उसको लेकर उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था, ठीक। और इनके सिद्धांत के अनुसार जो है, जो मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। इनके कारण क्या है? ये जो थर्मल डंडले स्टाम्प जी थे और बेकर ने, इन्होंने जो अपनी सिद्धांत दिया था, इनका बस एक ही मानना था कि जहाँ पे सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होता है, सूर्य की जो किरणें गोलार्ध पे पड़ती है। आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं राशिद जी। डडले
स्टाम्प जी हैं। कौन है? डडले स्टाम्प और बेकर। कौन है? डडले स्टाम्प और बेकर महोदय हैं। और ये कहाँ के विद हैं? ये ब्रिटिश के हैं। और इस सिद्धांत में मानसूनी हवा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है उसे ताप बताया गया है, टेम्परेचर बताया गया है। क्या बताया गया है? ताप या टेम्परेचर बताया गया है। ठीक है जी हाँ। और इन्हीं के कारण इन्होंने निम्न भारतीय पूर्वी जो हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, इनके बारे में इन्होंने डिफाइन किया है। तो जब मैं इसकी थियरी पढ़ाऊंगा तो शायद आप आकर पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कोई सवाल आपका? सीटेट सितंबर लास्ट में होने की संभावना है। और कोई? किसी के ज्ञान से जांचने से अच्छा उसकी मेरी 2-4 क्लासेज और पढ़ लीजिए। और कोई सवाल आपका? बस क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलेनी पे दुर्गेश पर चलती हैं। नहीं नहीं, जो हवाएं चलती हैं उनके कई फैक्ट हैं। जैसे इन्होंने डडले का सिद्धांत जैसे जो पूछ लिया, डडले ही नहीं है। जैसे जो हवा चलती है इसकी कई तरह के हैं। जैसे फेरल का नियम तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन उसके लिए उच्चावच भी जिम्मेदार होती है, तापमान, सूर्य की किरणें, साथ ही साथ ढाल, कई चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। इसलिए ये मत मानिएगा। ठीक, इसलिए केवल अगर हम ये मान ले कि इसी के कारण होता है तो ये हमारी और आपकी मूर्खता होती है। आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका? अगर आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी क्लास मिल चुका है, अगर नहीं मिला हो तो 5 मिनट वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। कल की टॉपिक मिट्टी, अच्छा हाँ, कल की टॉपिक लिख लीजिएगा। कल की टॉपिक जो होगी, ये क्लासेस तो आपकी प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। कल की टॉपिक होगी मिट्टी और चट्टान। भारत की मिट्टी और चट्टान। भारत की मिट्टी और चट्टान। ठीक, राशिद, आप ऊपर जाके वीडियो को देख लीजिए, आपका जवाब मिल चुका है। आप सुनते कम है क्या लग रहा है? कल का टॉपिक जो होगा भारत की मिट्टियाँ और चट्टान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि चट्टान के बाद ही मिट्टी हम लोग पढ़ना। जैसे सवाल आ जाता है मिट्टी किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं, तो मिट्टी क्या होता है? चट्टानों के चूर्ण को हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसको इंटरव्यू करना होगा, मेरा इंटरव्यू कर लेगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर। और बाकी क्लास की टाइम पता ही, सब सुबह एनसीईआरटी से क्लास शुरू होती है सुबह की, उसके बाद पूरा दिन क्लास चलता है इलानी दुर्गेश पर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।